हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 है, जिसमें से हमारा ये गद्य भाग का आरोह भाग 1 में 2 भाग है, जिसमें गद्य और पद्य। गद्य भाग का ये हमारा अंतिम लेखक परिचय रहेगा। इससे पहले 9 लेखक परिचय हैं, वो मैंने संपूर्ण करवा दिए हैं। जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी अभ्यर्थी ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना इसे देखने के बाद। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें आपका HPSC PGT सब्जेक्टिव पेपर और इसके साथ ही स्टेट PGT के इस KVS NVS DSSS PGT के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। यानी आप PGT की परीक्षा दे रहे हो तो जिसमें NCERT आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। इसके साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। ये वीडियो के नीचे मैं इसको लिंक दे दूँगी, ठीक है। अब बात है ये है कि आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं बाद में बता दूँगी आपको जो भी जानकारी है। कलाक्रम एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान से मौन प्रतीक्षा में अकेले ही आत्मा का ताप से लिया गया है। तो इस पाठ का जो नाम है आत्मा का ताप है, और एक तरह से देखा जाए तो आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्म कथात्मक का मतलब है ये इस लेखक ने अपने बारे में ही लिखा है, ठीक है। और ये लाइनें इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप ये लाइनें लिखोगे, जो लिखित पेपर देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थी की मैं बात करती हूँ, तो आपकी जो नंबर देने में जो एग्जामिनर ढूंढता है मैं कहाँ नंबर दूँ, उसमें 4 चांद लग जाएगी। कलाक्रम एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान से मोर प्रतीक्षा में अकेले आत्मा का ताप से लिया गया है। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मैं इधर उधर बहुत सी किताबों से खोज कर लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि NCERT इसका आधार है आपके पाठ्यक्रम का। लेकिन सिर्फ NCERT के लिखने से ही आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा कि आपसे पोस्ट ग्रेजुएट तक का पूछा जा सकता है, मतलब है हिंदी में स्नातकोत्तर। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कंफ्यूज रहता है कि हम हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री को स्नातक बोलते हैं, स्नातकोत्तर बोलते हैं। तो उसके साथ साथ मेरी ये एक आदत है, मैं बहुत सी जानकारी आपके लिए जुटा कर लेके आती हूँ। स्नातक का मतलब होता है BA, यानी जो भी आप बैचलर डिग्री जिसे बोल लीजिए, BA BSc BCom। और स्नातकोत्तर का होता है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। MSc MEd जो भी आप कर रहे हो, या फिर MA MCom। आगे बढ़ते हैं। सैयद दर्जा का जन्म 22 फरवरी 1922 को बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश ज़िले के थे। 22 फरवरी 1922 बाबरिया गांव, तो 22 करके आप इसे याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखना 12 वर्ष की आयु में, यानी 12 वर्ष की उम्र में इन्हें चित्रकला सीख ली थी। आप सोच सकते हैं कि 12 वर्ष की कितना छोटा बच्चा होता है, लेकिन इनकी रुचि जब चित्रकला में थी तो 12 वर्ष की आयु में इन्हें सीखना शुरू कर दिया था। पेशा क्या है था, जाहिर सी बात है जब ये चित्रकला में रुचि रखते तो चित्रकार इनका पेशा होगा। इसके साथ ही कलाकार हो सकता है। अब आपके मन में ये होगा कि मैम चित्रकार भी तो कलाकार होता है। देखो भाई, कलाकार में बहुत सारी चीज़ें आता है। एक अभिनेता भी आ जाता है, एक डांसर भी आ जाता है, एक सिंगिंग करने वाला भी, बहुत सारी कलाओं के अंतर्गत आता है। एक पेंटिंग है, लेकिन चित्रकारी में सिर्फ पेंटिंग करने वाला ही आता है, ठीक है। अगर आपसे मतलब मैं स्टेट PGT की बात करती हूँ, KVS NVS DSSS PGT के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी मैं बात करती हूँ, उनके पास तो 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से हो सकता है कि उन्हें चित्रकार ना मिले, आपके ऑप्शन में कलाकार मिल जाए। तो ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, आप कहीं आप चित्रकार ढूंढते रह जाओ, या फिर कलाकार यानी चित्रकार दिया है कलाकार ढूंढते रह जाओ। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, चित्रकार और कलाकार दोनों थे। अब मैं बात करती हूँ इनके सम्मान की। ग्रेड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑन आर्ट्स एंड लेटर्स। देखिए
ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑटर्स एंड लेटर्स। तो ये इनका सम्मान है। इसके साथ इन्हें बहुत से और भी सम्मान मिले हैं, जिसमें इन्हें पद्म भूषण है। पद्म भूषण इन्हें 2007 में मिला था, ये आप याद रखेंगे 2007। कला में पद्मश्री, यानी जो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, ये 1981 में मिला है। पद्म विभूषण मिला इन्हें 2013 में। तो ये पीडीएफ मैंने दूर दूर से जो तथ्य जुटाए हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या चैनल के अबाउट में जाकर भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ मैं आपकी जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित डाटा शेयर करती रहती हूँ। देखिए ये देखिए आप 14/7/2015 को इन्हें फ्रांस की सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, ये सम्मान तो आपको याद करने, एक मिनट, ये सम्मान तो आपको याद करने ही करने हैं। इसके साथ आप ये भी जरूर याद करेंगे, और ये जरूरी है। 14/7/2015 को फ्रांस की सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब ये फ्रांस का देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे लीजन ऑफ ऑनर दिया। लीजन ऑफ ऑनर या मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखिए यहाँ से मतलब कि ये यहाँ लिखा गया है 14/7/2015 को फ्रांस की सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जिसे लीजन ऑफ ऑनर दिया है। देखिए ये तो फ्रांस का होगा। अगर हमारे देश भारत का मान लीजिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखा जाए तो ये भारत रत्न है, और भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती है। एक जो पीपल के पत्ते के आकार की जो आपकी स्मृति चिन्ह है वो दिया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। अब मैं इनकी मृत्यु की बात कर लेती हूँ। मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 2016 को। तो 23 जुलाई 2016 को इनकी मृत्यु थी। हालांकि एनसीईआरटी ने इसे नहीं दर्शाया है, लेकिन मैं इसमें अब बाकी बहुत सी बुकों को पढ़कर आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मैं ये बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही ना पढ़िए, आप बाकी पोस्ट ग्रेजुएट तक की किताबें आपको पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मैं ये बार बार कह रही हूँ और बार बार बताती भी हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हुए, लेकिन ये बताना जरूरी, क्योंकि आपके कमेंट आते कि मैम एनसीईआरटी पढ़े, कहाँ से तैयारी करें, तो उनके लिए जो कन्फ्यूज रहते हैं उनके लिए बताती हूँ। इसके साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएट तक की भी तैयारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट एंड सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। तो ये लाइनें आप अवश्य लिखोगे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रजा ने चित्रकला की शिक्षा है उन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट, यानी नागपुर के स्कूल का नाम है, जो नागपुर जो हमारा महाराष्ट्र में नाम में पड़ता है, जो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। तो इन्होंने मुंबई और नागपुर से ये क्या है चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपने लिखना बहुत जरूरी है। जो एस्टेट पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या केवीएस इन्वेस्टिगेटर प्लस भी, उनको ये विकल्प सामने दिखाई देगा, उनको इतना रटने की आवश्यकता है। हाँ वैसे आप ध्यान रखोगे, लेकिन जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं एचपीएससी वाले, उनके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद 1950 में फ्रांसीसी सरकार ने छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किए। देखो अब उन्होंने भारत में अनेक प्रदर्शनियां की, लेकिन सन 1950 में फ्रांसीसी सरकार ने छात्रवृत्ति दे दी, और वो छात्रवृत्ति प्राप्त करके फ्रांस चले गए अपने आगे के अध्ययन के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और 1950 सन को आप बहुत जरूरी याद करना, सन तो याद करनी ही है। इसके साथ ही बाकी जो आप समझते तो जिसके पास विकल्प होता है उनको इतने रटने की आवश्यकता, उनको विकल्प देखकर ध्यान आ जाता है। लेकिन जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो जरूर अपने जहन में, अपने दिमाग में इसको बैठा ले, बार बार 3-4 बार आप अवश्य इसे पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद रजा का नाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आपको पता है कि मैं व्याकरण भी साथ करवाते हुए चलती हूँ। सैयद जो अदर और रजा है, इसे आप याद रखेंगे। रजा के नीचे नुक्ता है, ये नुक्ता लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर वहाँ लिखित परीक्षा दे रहे हो आप किसी भी लिखित परीक्षा, तो वहाँ आपकी अशुद्धियों और शुद्धियों का बहुत ध्यान रखना होता है। अब आप ये मतलब घर आकर ये पूरे के पूरे नंबर, ये मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आपके नंबर आते हैं तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं क्योंकि आपके शुद्धियों के, तो फिर आपको ये रहता है कि मैंने इतना अच्छा लगा, फिर मुझे नंबर नहीं मिला। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहता कि हमारी अशुद्धियाँ कितनी थी वर्तनी संबंधी।
ठीक है। तो याद रखेंगे, आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया है उनमें सैयद रजा का नाम महत्वपूर्ण। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और शुजा के साथ रजा का नाम भी अगली पंक्ति में आता है। अब आप ध्यान देंगे, इसमें क्या है, हुसैन और शुजा ये भी क्या है, चित्रकार हैं। ठीक है, ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं, उनके उसके समय के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उनके नाम भी दिए गए हैं। इसके साथ ही रजा का, तो यहाँ ये तीनों क्या है, चित्रकार थे, हुसैन और शुजा और रजा। ठीक है, हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे हैं, मतलब कि इन्हें यात्रा का बहुत शौक था। इनमें से हुसैन और शुजा रजा में से तीनों में से रजा सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ थे, मतलब घूमने फिरने के शौकीन थे। लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। शुजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। अब देखो, जो शुजा थे वो तो न्यूयॉर्क चले गए थे, ठीक है, और रजा पेरिस में चले गए थे। ठीक है, लेकिन हुसैन का जो केंद्र है वो भारत ही रहा है। तो इतने देखिए, रजा जो सैयद रजा की हम बात कर रहे थे, ये पेरिस में जाकर बस गए थे। शुजा थे ये न्यूयॉर्क में रहे थे और हुसैन क्या है, भारत में ही रहे थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह रजा की कला में भारतीय पश्चिमी कला दृष्टि का मेल हुआ। लंबे पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार है। मतलब कि ये इन्होंने जैसे आपने देखा अभी पढ़ा, फ्रांस गए, ये ब्रिटिश गए और पेरिस, इन्हें जगह जगह पर वो चित्रकारी की है और अपना पेशा किया है, मतलब वो और भी सुधार के लिए अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन इन्हें भारतीय, मतलब कि ये फिर भी इन्होंने भारतीय अपनी पहचान नहीं छोड़ी। ये भारतीय से लगाव, भारत जो अपने देश से लगाव इनका रहा ही रहा है। बिंदु इनकी कला रचना के केंद्र में है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं भी पाठ से संबंधित लाइनें हमने लिखनी है, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी। सबसे पहले आप इनका जीवन परिचय लिखोगे, फिर इनकी रचनाएं हैं, सम्मान हैं और इनके पुरस्कार हैं, और जैसे उपन्यास, नाटक हेडिंग करके इनकी मृत्यु है। फिर इस प्रकार से, और पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, ये तो नहीं कि आपने पूरा पाठ लिखना है, लेकिन पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य उन्हें आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, आपके नंबर देने में, मतलब बार बार बोल रही हूँ कि 4 चांद लग जाएंगे, तो वो भी जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मतलब कि ये नहीं कि मैं अभी यारो भाग 1 करवा रही हूँ, ये हमारा आज गद्य भाग संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए संपूर्ण व्याकरण भी पढ़ेंगे। संपूर्ण व्याकरण जिसमें संपूर्ण साहित्य होगा, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण व्याकरण, आरोह भाग 1, वितान, सब कुछ करेंगे और सभी हम क्रमबद्ध करें रूप से 0 से 100 तक करेंगे। अगर आप क्रमबद्ध रूप से और निःशुल्क पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जिसमें क्या है व्याकरण का आपका, अगर आप ये नहीं कि सिर्फ आप पीजीटी की तैयारी करनी है, जैसे टीजीटी की आप परीक्षा देने जा रहे हो तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए व्याकरण और साहित्य आता है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी एक परीक्षा की तैयारी करते करते बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। इसी तरह से हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, ये बिंदु केवल रूपकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिन्ह का केंद्र भी है। यहाँ ये भी गौर मतलब कि बिंदु की तरफ से उनका झुकाव स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। अब आप ध्यान देंगे, मान लीजिए चित्रकारी कर रहे थे तो इनका झुकाव भी किसी न किसी से इंसान प्रेरित होता है। आप अपना ही मान लीजिए, या तो आप किसी मतलब कि अपने मम्मी से, पापा से, अपने शिक्षक से, किसी से भी आपके जो जिससे आपका संबंध रहा उससे प्रभावित आप होते हो और तभी आपने, अब मान लीजिए आपको शिक्षक बनना है तो कहीं ना कहीं किसी से आप प्रभावित होंगे, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपके मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो। इनका भी झुकाव किसने, स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। इनका झुकाव जो हुआ था चित्रकारी की तरफ, तो उनके स्कूली शिक्षक थे जो नंदलाल झरिया थे, उन्होंने करवाया था। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। इनकी कला को भारत दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया। मतलब कि ये देखो उनकी जो कला है, जो रंग, देखिए पेंटिंग करते तो जाहिर सी बात रंग भी भरे जाते हैं, तो उसमें अध्यात्म का गहराई है, मतलब कि व्यापकता है और गहराई है। अब इनको देश में, भारत में मतलब प्रसिद्धि नहीं मिली, यानी उनको ये सिर्फ देश में ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि दूसरे देशों में, जब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पेरिस गए, फ्रांस गए, ब्रिटेन गए, तो ये उन देशों में भी उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई है। अब आगे बढ़ेंगे।
रूडोल्फ वॉन लेडेन, पियर गोदिवियर गीत्सेन, जाक लांसे, मिशेल एम्बर ने रजा पर मोनोग्राफी लिखी है। अब देखो, जो रूडोल्फ वॉन लेडेन है, पियर गोदिवियर है, गीत्सेन है, जाक लांसे है, मिशेल एम्बर आदि ने रजा पर मोनोग्राफी लिखी है। तो इन लेखकों ने, जो ये लेखक आपके सामने दिए हैं, इन सभी के नाम, इन्होंने क्या है, रजा पर मोनोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैं पाठ से संबंधित हम तथ्य लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पाठ लिखे, महत्वपूर्ण लाइन अवश्य लिखी। मैं एक बार आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आपको पाठ नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं आपको लेखक परिचय, कवि परिचय, इसके साथ ही जो पद्य भाग है आपका, जिसमें व्याख्या आती है, मैं वो आपको अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पाठ में इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि दो क्वेश्चन आपका डबल समय खराब है, एक बार मैं पढ़ाऊंगी फिर आप खुद पढ़ोगे, तो उसमें से समझने वाली बात है नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। जब आप खुद पढ़ोगे तो आप अच्छी प्रकार से याद करोगे। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, ये बन सकता है कि आलोचनात्मक ये अपने शब्दों में लिखी, तो आप समझदार समझ गए होगे, इसी तरह से आपको याद करना है। दिया गया पाठ से आत्मा कथात्मक पुस्तक, आत्मा का ताप एक अध्याय है। भाई एक पाठ, अध्याय का मतलब होता है एक पाठ है। ये आत्म कथात्मक, ये पहले मैं बता चुकी हूँ, यानी आत्म मतलब अपनी आत्म कथा इन्होंने लिखी है इस पुस्तक में, जिसमें क्या है, आत्म कथा है। अंग्रेजी, अब ये बात है कि आत्मा का जो ताप लिखा गया ये किस भाषा में लिखा गया, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंग्रेजी मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये नुक्ता लगाना भूल जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हम जल्दबाजी में बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो हम खा जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अंग्रेजी क्या है, ये है अंग्रेजी सही, अंग्रेजी जी के नीचे नुक्ता लगाइए, आप लगाना ना भूलें। हिंदी में अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। अब देखो, ये जो आपका प्रश्न आया था, ये मैं आपको बता देती हूँ, HPSC जो PGT का पेपर हुआ था हाल फिलहाल, HPSC PGT हिंदी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर, नहीं सब्जेक्टिव से पहले जो प्री पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था, इसे आप याद कर लेंगे। एस्टेट वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो HPSC की लिखित परीक्षा उनके लिए भी, और बाकी तो आते हैं कि वे सबने पता है अपना पाठ्यक्रम NCERT आता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया था। यह रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। यानी मतलब इसमें जो है आत्मा का ताप लिखा है, तो उन्होंने अपनी चित्रकला के क्षेत्र में, भाई जो शुरुआत में सभी संघर्ष करते हैं, मान लीजिए आप HPSC यानी किसी परीक्षा की तैयारी करो, तो शुरुआत में आप जब तैयारी करने लगते हो, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शुरू में याद नहीं होता है, फिर उस रूटीन के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। तो इस तरह से आप जितने संघर्ष कर रहे हो, तो भाई इसने भी संघर्ष किया। हर एक महान पुरुष ने, उसकी महानता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है, उनकी सफलताओं के पीछे। तो देखिए इसमें क्या है, उन्होंने आरंभिक ने शुरुआत में जो संघर्ष किए, उसके बाद इन्हें सफलताओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार से शुरुआत में इन्हें संघर्ष किया, और फिर धीरे धीरे किस तरह ये सफल होते चले गए। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपने रचना में मतलब सर्वस्व जोक देने का जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में भरकर सामने आई है। तो यहाँ आप याद रखेंगे, जैसे मतलब एक कलाकार का जो जीवन होता है बड़ा संघर्ष में होता है। जब वो कला के लिए संघर्ष करता है, तो सृजन मतलब कुछ नया भी करता है। देखिए अब पेंटिंग है, अब ये तो नहीं कि पेंटिंग को रट सकता है, मान लीजिए ये नहीं किसी ने उसको एक लेसन दिया, उसने रट लिया और दिखा दिया, नहीं, उसकी अपनी सृजनशीलता होती है, अपने दिमाग की, अपने जिसे गॉड गिफ्टेड बच्चे बोलते हो, अपने साइकोलॉजी में जिसे सृजनशील बोलते हो, तो वो अपनी हाथ की कला होती है, ठीक है, और अपने दिमाग की एक सृजनशीलता होती है। ये इसमें ये नहीं किसी की चुराई हुई चीज़ होती है या किसी की रटी हुई होती है, या ये इस तरह पेंटिंग मान लीजिए कोचिंग होती है, सिखाई जाती है, लेकिन क्या ये एक जन्मजात भी एक कला होती है, ये सब आप समझते हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का जुनून, यानी वो अपनी रचना में सब कुछ झोंक देना। अब आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सर्वस्व मतलब पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया, तो आपको सिलेक्शन से चयन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को अगर आप बार बार पढ़ रहे हो, तो बार बार करने कहते हैं ना, करत करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो वही बात है, जब किसी एक चीज़ को आप बार बार करते हो तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने दिखाया कि मैंने उस
उसके अपने कला के लिए, अपनी चित्रकारी के लिए कितना अपना सर्वस्व झोंक दिया था। और इन जुनून के साथ ही वे इतने बड़े रोचक और मतलब कि सहज, उनकी भाषा जो शैली बड़ी उभर कर सामने आई है, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अब ये लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं लिख कर, हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है, मतलब पाठ्यक्रम में है आपके में, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दर्शाया है। तो इसलिए देखो 10 जून 2010 को कला दीर्घा है भाई, ये कला दीर्घा 10 जून 2010 को कला दीर्घा क्रिस्टी की नीलामी में रज्जा को सौराष्ट्र नामक एक चित्र में, देखो 10 जून 2010 को मतलब एक क्रिस्टी की एक नीलामी हुई थी जिसमें इनके चित्र का क्या नाम था, सौराष्ट्र नाम था, जो लगभग 16.42 को यानी 16.42 को मतलब इतने करोड़ रुपए के मतलब एक चित्र इनका 16.42 करोड़ रुपए में बिका, जिसके बाद वे सबसे मतलब महंगे क्या है चित्रकार बन गए। अब देखो 10 जून 2010 की बात है और उस समय में इनका 16.42 करोड़ का एक चित्र बिका था, जिसके लिए बड़े प्रसिद्ध भी हुए थे और ये एक अमीर कलाकार, आधुनिक उस समय के सबसे बड़े अमीर कलाकार बन गए थे। अब जाहिर सी बात है, जब आज 16 करोड़ का इतना मतलब मूल्य है तो उस समय कितना मूल्य हुआ होगा, यानी 2010 की बात है, जब आप आज के समय में इतना मूल्य है तो उस समय कितना, तो सोच सकते हैं जब इतनी राशि कोई देता है तो उसकी चित्रकारी कैसी होगी। आप सोच सकते हो कि मतलब कि जो प्रभावित हुए बिना नहीं रहा होगा, जब एक चित्र के लिए इतना पैसा मिल रहा है तो सोच के देखिए उनमें कितनी मतलब कला में निखारता थी। तो याद रखेंगे ये लाइनें आपको लिखनी है। एस्टेट वाले बच्चों की बात करते हूँ या केवीएस जो भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें विकल्प आता है, जिसमें पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार बोलती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि मम्मी किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे 10 जून 2010 को कला दीर्घा क्रिस्टी की नीलामी में रजा को सौराष्ट्र में एक चित्र लगभग 16.2 करोड़ रुपए में उस समय महंगे मतलब उस समय के सबसे आधुनिक कलाकारों में सबसे महंगे कलाकार बन गए थे। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है। वैसे मैंने आपको कोशिश की है कि ज़्यादा तथ्य, अब आपको लिखना कैसे, एचपीएससी की बात करते हैं, आपने तथ्य लिखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। और ये नहीं कि आपने लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखनी, जितना शब्दों में दिया है उतने शब्दों में आपको लिखना है। इसके साथ ही फिर बता देती हूँ, ये केवीएस के लिए, केवीएस पीजीटी के लिए, एनवीएस पीजीटी के लिए, DIIT+B पीजीटी के लिए और एचपीएससी पीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। यानी कोई भी एस्टेट पीजीटी, कोई भी पीजीटी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो 0 से लेकर 100 तक अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को करना, जिसमें आपका व्याकरण है, संपूर्ण साहित्य है और इसमें एनसीईआरटी की जो आरो भाग 1, वितान भाग 1, 2 है, तो ये जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम है, तो सभी करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, या अबाउट से भी आप मिल सकते हो, ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, वहाँ पीडीएफ इसे प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।